नमस्ते दोस्तों। आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि अलग अलग इंटरनेट वेबसाइट्स पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मैप अलग अलग दिखाई पड़ता है, जबकि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जम्मू कश्मीर को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये कहीं ये मैप देखने को मिलेगा तो कहीं आपको ऐसा मैप देखने को मिलेगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर कि आपने पीओके, अक्साई चीन, एलओसी, एलएसी, सियाचिन, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये इन सारे वर्ड्स को जरूर सुना होगा। आज हम इसी के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इंडियन पूरे जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को भारत का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफी डिफरेंट है। जो एक्चुअल मैप है वो ये नहीं, एक्चुअली में ये है। इसमें जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई पड़ रहा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो लाल वाले पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं वो अक्साई चीन है, और जो ये बीच में आपको पीला जो दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअली में इंडिया का कंट्रोल में है, और ये जो नीला रंग का जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया के कंट्रोल में है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीओके। इसकी कहानी शुरू होती है 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं। तो सिर्फ दो देश आज़ाद नहीं हो रहे होते हैं, बहुत सारे रजवाड़े, उनको ये छूट थी कि या तो वो इंडिया के साथ जा सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जिन तीन बड़े रियासतों ने भारत में मिलने से इनकार किया था उसमें था एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर का जो राजा था उसमें महाराजा हरि सिंह, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, एक इंडिपेंडेंट नेशन रहे, न पाकिस्तान के साथ जाए और न इंडिया के साथ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू से उनकी बनती नहीं थी, और पाकिस्तान में वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन था। इसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए 1947 में महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने ये समझौता को स्वीकार किया, और इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान कोई भी हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में नहीं करेगा जब तक जम्मू कश्मीर स्वतः पाकिस्तान में न मिल जाए। मतलब पाकिस्तान उस पर दबाव नहीं बना सकता है पाकिस्तान में विलय होने का। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया और कबायलियों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया। इसका असर यह हुआ कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कबायलियों के हाथ में चला गया, और महाराजा हरि सिंह वहां से भाग के जम्मू आ गए और भारत की मदद मांगे। लेकिन भारत ने एक शर्त रख दी कि अगर महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करा देते हैं, तभी भारत जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपनी सेना को भेजेगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन कर दिया, और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। और 27 अक्टूबर के सुबह सुबह भारत ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर में उतार दी। इसका असर यह हुआ कि एक बड़ा हिस्सा जो कि पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था कबायलियों के शक्ल में, एक बड़ा हिस्सा हमारी सेना ने फिर से वापस कैप्चर कर लिया। लेकिन ये लड़ाई बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुई थी। आपको याद होगा कि 27 अक्टूबर 1947 को ये युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन एक साल से भी ज्यादा होने के बाद 1 जनवरी 1949 को जवाहरलाल नेहरू, जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके चले गए। सिक्योरिटी काउंसिल पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, और 1 अगस्त 1949 को सीज फायर घोषित किया गया। मतलब युद्ध लगभग 2 साल तक चला। उसके बाद जो सीज फायर हुआ तो जो सेना जहां पे थी वहीं पे रुक गई और उतना ही कैप्चर कर पाई। इसीलिए मात्र इतना ही कैप्चर कर पाई थी, हालांकि उसमें एक साइकिल इंडिया का पार्ट था जो कि बाद में चाइना ने हड़प लिया था। इसके बावजूद भी इंडिया ने लगभग 2/3 हिस्से को कब्जा कर लिया। और जो आप ये पीओके देख रहे हैं, एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो पीओके है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है आजाद कश्मीर, जो कि लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जबकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो लगभग 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान की कहानी है वो भी काफी रोचक है।
ये एरिया 1935 तक जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसका हिस्सा था, लेकिन 1935 में महाराजा हरि सिंह ने 60 सालों के लिए इस हिस्से को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था लीज पे। लेकिन जब 1947 में अंग्रेज ये छोड़ के जा रहे थे तो सारा समझौता निरस्त हो गया था और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो वापस महाराजा हरि सिंह को मिल गया था। लेकिन हुआ ये कि गिलगित बाल्टिस्तान पे फिर से वापस कब्जा करने के लिए जब महाराजा हरि सिंह ने अपने सेनापति को भेजा तो उससे पहले ही जो गिलगित स्काउट्स थी और जो यहाँ का कमांडर था जो कि एक अंग्रेज था उसने बगावत कर दी और पाकिस्तान में जाकर मिल गया। और ये बात बहुत पहले हो गई, लगभग 24 जुलाई 1947 को, मतलब जब 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था, उससे पहले ही गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका था। और पाकिस्तान आज तक ये कोशिश करता है कि गिलगित बाल्टिस्तान को वो अपना प्रोविंस बना दे और कश्मीर के इशू में इसको इंक्लूड ना किया जाए। कि एलओसी क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 अगस्त 1949 को सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन ये जो सीज फायर था जहां जिसकी सेना थी वहीं पर रुक गए थे। लेकिन इसके बाद 2 बड़े युद्ध होते हैं, एक है 1965 का वॉर और एक है 1971 का वॉर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एलओसी को बनने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1965 में इंडिया ने ज्यादा जमीन को कब्जा किया पाकिस्तान के, इसके बावजूद ताशकंद समझौता जो हुआ 1966 में, जिसके बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, उस समझौते में इंडिया ने वो सारी जमीन वापस पाकिस्तान को दे दी थी और इंक्लूडिंग कश्मीर में भी जो इंडिया ने कैप्चर किया था वो सारी जमीन इंडिया ने पाकिस्तान को दे दी और पाकिस्तान ने भी जो जीता था वो इंडिया को दे दिया। लेकिन इंडिया को घाटा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा जमीन को कैप्चर किया था। लेकिन ऐसा 1971 के वॉर में नहीं होता है। 1971 के वॉर में जब इंडिया ने बांग्लादेश को बना दिया और 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो 1972 में इंदिरा गांधी ने बाकी सारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उन पे तो चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो या पंजाब में जो भी जिसके देश ने जीता था वो एक दूसरे को वापस कर दिया था। लेकिन जो कश्मीर का मामला था वो काफी डिफरेंट था क्योंकि उसमें कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना था दोनों देशों ने और एक बायलैटरल इशू माना था। इसीलिए इंडिया ने जितनी जमीन कब्जा की थी वो इंडिया ने अपने पास रखी और पाकिस्तान ने जितना कब्जा की थी वो पाकिस्तान ने अपने पास रखी। लेकिन इसमें फायदा इंडिया को होता है क्योंकि इंडिया लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को वापस कैप्चर कर लेता है, जबकि जो पाकिस्तान है वो महज 600 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को कब्जा कर पाता है। जो आप कारगिल आज का देख रहे हैं वो कारगिल का मेजॉरिटी हिस्सा उस समय पाकिस्तान के हिस्से में था, लेकिन 1971 के वॉर के बाद हमने वो वापस से इंडिया में मिला लिया और नुब्रा वैली एक जगह है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का एक्चुअली में हिस्सा था पहले, उसे भारत ने अपने कब्जे में ले लिया। आप जो लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं वो एक्साई चीन, ये वो हिस्सा है जो चाइना ने 1962 के वॉर के बाद हड़प ली थी। हालांकि ये जमीन हड़पने का सिलसिला 1951 से ही शुरू हो गया था। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और जो तिब्बत का राजधानी है लहासा, उससे चाइना अपने दूसरे प्रोविंस सिंजियांग तक एक रास्ता बना था। सिंजियांग वही रीजन है जहां आज वीगर मुस्लिम पर अत्याचार बढ़े हैं। तो चाइना ने लहासा से लेके कासगढ़ तक एक लिंक रोड बनाने की कोशिश की और जो रोड इसी अक्साई चीन से गुजरता था। जब 1957 में इंडिया की सरकार को यह पता चला कि यहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उनके टेरिटरी में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे अपनी फौज को भेजी पेट्रोलिंग करने के लिए। और 1957 के बाद इंडिया ने पेट्रोलिंग करते हुए जो भी नई जमीन खोजी वहां तक वो पहुंचे। लेकिन 1959 में दोनों देशों के सेना आमने सामने हो गए और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। 1959 में ही चाइना से जो तिब्बत जिसको कब्जाया था चाइना ने, उससे भाग के दलाई लामा भारत आते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन और बढ़ जाती है और 1962 में वॉर हो जाती है। और 1962 में ही जो और ज्यादा जमीन चाइना कैप्चर कर लेता है। हालांकि वो उसने अरुणाचल प्रदेश को भी कैप्चर कर लिया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में उसने अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना को विड्रॉ कर लिया था। और दूसरा बड़ा कारण था वहां का मौसम, इसीलिए भी चाइना
अब वहां से विड्रॉ कर लिया, लेकिन अक्साई चीन को उसने अपने कब्जे में रखा। इसी मैप में आप एक और हिस्सों को देख रहे होंगे, वो है ये डीप ग्रीन का हिस्सा। ये एक्चुअली में पहले गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1962 के वॉर के बाद जब इंडिया हारी तो पाकिस्तान को ये लगा कि चाइना का क्लेम तो गिलगिट बाल्टिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे भी है। इसीलिए 1963 में पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्सचेंज के तहत अपना इस हिस्सा को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, और बदले में थोड़ी जमीन चाइना ने पाकिस्तान को भी दी। ये जो आप ये डीप ग्रीन देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सक्सगाम वैली कहा जाता है, जो कि लगभग 7000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसी एरिया में काराकोरम दर्रा भी पाया जाता है। जो काराकोरम हाईवे आज बन रहा है जो इसके नजदीक, वो इसी हिस्से में पाया जाता है। ये जमीन बिना इंडिया के कंसेंट के पाकिस्तान ने अपने मनमाने तरीके से चाइना को गिफ्ट कर दिया, वो ताकि चाइना से उसके रिश्ते अच्छे हो सके और चाइना इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की मदद भी कर सके। और यही वो समय था जब चाइना और पाकिस्तान की एक्चुअल फ्रेंडशिप, जो हालांकि अपॉर्चुनिस्टिक है, वो शुरू हुई। और इसी मैप में एक और आप हिस्सा देखेंगे, चौथा हिस्सा, वो है ये ब्लू कलर। ये ब्लू कलर एक्चुअली में सियाचिन ग्लेशियर है। होता ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान में एलओसी बन जाती है 1972 में, दरअसल जो एलओसी थी वो ये एनजे 9842 के बाद खत्म हो जाती थी, क्योंकि एनजे 9842 के बाद नो मैंस लैंड कहा जाता था इसको। लेकिन जो इंडिया का परसेप्शन था वो ये कि एनजे 9842 के लेफ्ट वर्ड इंडिया की बाउंड्री है, जबकि पाकिस्तान का ये क्लेम था कि एनजे 9842 के राइट वर्ड सारी जमीन उसकी है। और इस बात को लेकर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। हालांकि 1949 में जब सीज फायर हुआ था, उसके बावजूद ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान, कोई भी सेम किसी के भी फौज इस जगह पर नहीं रहती थी। इसे नो मैंस लैंड कहा जाता था, क्योंकि ये रहने लायक जगह ही नहीं थी, इतनी ज्यादा ठंड यहाँ पड़ती थी। लेकिन इंडिया इसे अपना हिस्सा मानता था। लेकिन जब 1980s में बहुत सारे इंटरनेशनल मैप्स में ये शो होने लगा कि ये जो ग्लेशियर है वो पाकिस्तान के हिस्से में, और 1980s के बाद पाकिस्तान ने इस हिस्से में मॉनिटरिंग करने के लिए वीजा इशू करने शुरू कर दिए थे। इसको देखते हुए इंडिया ने 1983 में इसको कैप्चर करने का प्लान बनाया, और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंडर इंडिया इस सियाचिन को कैप्चर कर लेता है, महज एक दिन पहले पाकिस्तान के आने से। और एक छोटी सी स्कर्मिश होती है, छोटी सी फाइट होती है, जिसमें इंडिया जीत जाता है, क्योंकि इंडिया की कम कैजुअलिटी होती है और पाकिस्तान की ज्यादा कैजुअलिटी होती है, और पाकिस्तान वापस चला जाता है। इसका मुख्य कारण ये था कि इंडिया ने हाइट्स को कैप्चर कर लिया था, और हाइट से आप नीचे वाले को हमेशा डोमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए आज भी सियाचिन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना पे नजर रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब तो ये हुई बात एलओसी, एलएसी, अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके की। अब आते हैं जो इंडिया के पास है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का पार्ट, उस पे। एक्चुअली में ये है इंडिया के पास जो है, इसमें जो आप नीला वाला पार्ट देख रहे हैं ये है लद्दाख। लद्दाख में बेसिकली दो बड़े जिले हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। जो लेह है उसमें बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में है, जबकि जो कारगिल है उसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, और बेसिकली मुस्लिम्स में भी कहा जाए तो शिया मेजॉरिटी में। पूरे लद्दाख का जो रिलीजियस डेमोग्राफी है वो ये है कि 46% मुस्लिम्स हैं, 43% बुद्धिस्ट हैं, और 9% के आसपास हिंदूज हैं, और 1.5-2% के आसपास दूसरे रिलीजन्स हैं। वहीं अब दूसरी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर में आपको जो हरा रंग दिखाई पड़ रहा है वो कश्मीर का है, जबकि जो सैफरन में दिखाई पड़ रहा है, जो भगवा कलर में दिखाई पड़ रहा है, वो जम्मू है। जो कश्मीर है वो एरिया में काफी छोटा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आबादी है वो कश्मीर में ही रहती है। और कश्मीर की 97% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, और लगभग 1.5% या 2% हिंदूज है, बाकी कुछ सिख है। जबकि जो जम्मू है उसमें लगभग 66%
हिंदूज हैं और 4% के आसपास सिख हैं और बाकी 30% मुस्लिम्स हैं। इसीलिए बहुत बार ये डिमांड उठती रहती है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए। इसका दो मेजर रीजन है। एक, जो जम्मू के लोग हैं मेजोरिटी या तो हिंदू या सिख हैं, 70% तो यही है। और दूसरा, उनका ट्रेडिशन और जो कल्चर है वो कश्मीर से बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है। इसीलिए जम्मू के लोग चाहते हैं कि उन्हें कश्मीर से अलग कर दिया जाए ताकि उनका टूरिज्म सेक्टर फ्लरिश कर सके। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो। अगर आपको कुछ नया जानने को इस वीडियो के जरिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।